नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 22,60,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इन्हीं बढ़ते आंकड़ों के बीच किस तरह से देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, आपको हम शो में आगे दिखाएंगे। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से आई बड़ी खबर के साथ। अपने ही दम पर करोड़ों की स्कॉलरशिप पाने वाली, अमेरिका के कॉलेज जाने के लिए तैयार ग्रेटर नोएडा के गरीब परिवार से आने वाली होनहार छात्रा सुदीक्षा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार का कहना है कि दो लड़के जो कि बुलेट पर सवार थे, वो छेड़खानी कर रहे थे, गंदे इशारे कर रहे थे और अचानक ब्रेक लगाने के बाद ये दुर्घटना हुई है। हालांकि पुलिस इसे छेड़खानी का मामला नहीं मान रही है। पूरी खबर देखिए। I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian. ग्रेटर नोएडा के डेरा स्कैनर गांव की रोल मॉडल नहीं रही, इसलिए पूरा गांव शोक और सदमे में है। चाय की दुकान चलाने वाले जितेंद्र भाटी के परिवार पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। 6 बच्चों में उनकी सबसे बड़ी बेटी सुदीक्षा सोमवार को बुलंदशहर में अपने मामा के यहाँ जा रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा के चाचा का कहना है कि हादसे के वक्त वो और सुदीक्षा का भाई बाइक पर उसके साथ थे। हादसा छेड़खानी के चलते हुआ। घटना पे जब हम जा रहे थे तो पीछे से बाइक आई, एक बुलेट बाइक थी। उन्होंने 1-2 किलोमीटर हमारे पीछे भी आगे पीछे किया। वो स्टंट से करने लगे और छेड़खानी किसी वो करने लगे। हमने बाइक अपनी थोड़ी सी आगे करी, उन्होंने पीछे करी। आगे पीछे करते हुए ऐसे फिर हम थोड़ी सी आगे निकलते ही उन्होंने फिर पीछे से रोकते बाइक बहुत तेज से लाके एकदम आगे ब्रेक मारे। हमने भी ब्रेक मारे और हम गिर चुके थे। गिरने के बाद में सुदीक्षा के पीछे को गिरी, उसके सर में चोट लगी और वो बाइक लेके भाग चुके थे। बाकी गिरने के बाद में मैं भी कुछ ऐसे वो स्थिति में नहीं था जो मैं कुछ कर सकता था कैसे भी। बयान किसी ने लिया है, बयान किसी ने लिया है। 2 बार बाइक आगे पीछे 3 बार करी है। 2 किलोमीटर तक रास्ते में वो किया है। बच्चे रुके भी हैं, भाई भी, ये भी। तो 2 मिनट बाद ये चलते बोले निकल गए होंगे, तो वो नहीं निकले, आगे खड़े थे। आगे से दोबारा बाइक उन्होंने दौड़ाई है जब ये काम किया है। सुदीक्षा के घर वाले जिन लड़कों पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें हादसे से 3 किलोमीटर पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। घर वालों का कहना यह है कि जब वो यहाँ पर पहुंची तो उसके पीछे 2 लड़के जो करीब 1 किलोमीटर पहले से उसके पीछे आ रहे थे, लगातार स्टंट कर रहे थे और उसको गंदे इशारे कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आकर अचानक सुदीक्षा की बाइक को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद अचानक उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक मारा, जिसके बाद सुदीक्षा की बाइक यहाँ पर गिर गई और सुदीक्षा की यहाँ पर गिरने के बाद वो जख्मी हो गई। और आप देखें कि बाइक के टुकड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद सुदीक्षा के भाई और चाचा उसको लेकर औरंगाबाद के अस्पताल में गए, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस का शुरुआती जांच के बाद दावा है कि हादसे के वक्त बाइक सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था। सुदीक्षा के चाचा मौके पर नहीं थे और ये मामला छेड़खानी का नहीं लगता। देखिए, छेड़छाड़ की बात जहां पर तक आप लोग पूछ रहे हैं, उसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इंक्वायरी होगी, जैसा आगे सर बताया जा रहा है नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई जी, तो नाबालिग बाइक चला रहा था इसका भाई। इनके मामा जी द्वारा तो यही बताया जा रहा है कि उनके भाई थे साथ में, जो कि नाबालिग थे और हेलमेट पहने हुए नहीं थे। इसमें जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो यह है कि चाचा थे साथ में, चाचा बाइक चला रहे थे। वो बात गलत है। पुलिस ने सुदीक्षा के घर वालों के बयान लेकर अब केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और 1 महीने की रसाकशी के बाद सचिन पायलट की घर वापसी हो चुकी है। आज सुबह उमाशंकर सिंह ने जब उनसे बात की तो सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी के लिए काम किया है, करता रहूंगा। आज शाम वो दिल्ली से जयपुर जब पहुंचे तो मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने भी उनसे बात की। एज अ रिपोर्टर अलग बात है, लेकिन जब एज ए इंडिविजुअल मुझे कोई निकम्मा या नकारा कहता है तो बहुत खराब लगेगा। जब अशोक गहलोत साहब ने आपको निकम्मा और नकारा कहा, आपने टीवी पर देखा, आपको कैसा लगा? कैसा लग सकता है? मैं राजनीति करता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मुझे बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि विरोध हो सकता है, असहमति हो सकती है,
राजनीतिक अनबन भी हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, मैं आहत था सच में। और लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे लगा कि मैं आज इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा तो वो एक सभ्य राजनीति का परिचय नहीं है। और मेरे संस्कार ऐसे हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है, और मैं करता भी मन से। अशोक गहलोत साहब मेरे से उम्र में, अनुभव में ज़्यादा बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट किया व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन काम करने के तरीके में, वादों के निर्वहन करने में, सरकार को चलाने में अगर मुझे लगता है कि सुझाव देना ज़रूरी है, कुछ ऑल्टर करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं पहले भी दिया था, आज भी दिया है, और भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तब भी दूंगा। सर, आप पर मुकदमा हुआ है सोजी में, सेड्यूशन यानी राजद्रोह, और आप पर आरोप लगा कि आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। आरोपों का तो कोई अंत नहीं है ना, आप कितना मर्जी लगा सकते हो। आरोप लगाने के लिए कोई फीस तो लगती नहीं है। सचिन पायलट के लिए आगे क्या? आप उप मुख्यमंत्री हैं नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं नहीं, पार्टी जो आप कहेंगे कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर कहाँ देखते हैं अपने आप को अब आगे? मैं 2.5 लाख लोगों का चुना हुआ विधायक हूँ। मेरी जवाबदेही उनके प्रति भी है, प्रदेश के प्रति भी है। और पद पे रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के बीच में रहना महत्वपूर्ण है, उनकी आवाज़ बनना महत्वपूर्ण है। उनके मांगों को, उनके जो अरमान है, उनको पूरा करने के लिए सरकार कांग्रेस पार्टी की है। मैं हर कोशिश करूंगा कि वादे पूरे हों और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेहनत करने में। गहलोत साहब से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उनसे जब भी मिला हूँ, बड़े आदर सम्मान से मिला हूँ, बहुत रिस्पेक्ट उनकी मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। उनकी मान मर्यादा सम्मान रखने में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी और ना कभी छोड़ूंगा। आई हैव नथिंग बट रिस्पेक्ट एंड फॉरनेस टू ऑफर टू हिम व्हेनेवर आई सी हिम नेक्स्ट। और अब आइए बात करते हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिनकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। और इस लंबी बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सभी पक्षों को कहा कि वो लिखित दलील दाखिल करें। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस तरह से पहेली बनी हुई है, उसी तरह इसकी जांच कौन करेगा और क्षेत्राधिकार क्या होगा, ये सवाल भी बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रिया के वकील श्याम दीवान ने अपनी दलील रखते हुए मामले में मीडिया ट्रायल और राजनीति होने का आरोप लगाया। रिया के वकील ने क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाते हुए जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की, तो बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि मामले में राजनीति का आरोप बेबुनियाद है। मुंबई पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया है। सुशांत के पिता ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत की, जिस पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने देश में संघीय ढांचा होने का हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि इसीलिए राज्य की सहमति एक प्रमुख तत्व है। सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही सुप्रीम कोर्ट जांच स्थानांतरित कर सकती है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर ही सवाल उठाया। मुंबई पुलिस पर जांच को अलग दिशा में ले जाने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बिहार सरकार की सिफारिश पर जांच CBI को पहले ही दी जा चुकी है। रिया चक्रवर्ती की पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सारी पार्टियों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से उनकी पिटीशन को, रिया चक्रवर्ती की पिटीशन को अपोज किया गया इस ग्राउंड पे कि जब मुंबई पुलिस ने कोई FIR नहीं रजिस्टर्ड की तो किस FIR की ट्रांसफर मांग रही है। एंड केवल एक ही FIR जो पटना पुलिस ने रजिस्टर्ड किया, इस केस में केवल एक ही FIR है। ये सुनवाई करीब 3 घंटे चली और इस दौरान महाराष्ट्र और बिहार ने एक दूसरे पर राजनीति करने के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये तय करना है कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस करे या फिर CBI। इधर मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने मंगलवार को सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह का भी बयान दर्ज किया। पता चला है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से कई दिनों की लंबी पूछताछ के बाद भी ED किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन के जरिए 15 करोड़ की हेराफेरी का सुराग तलाशने में लगी है। इस बीच ये भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के विरोधाभासी बयानों के चलते ED अब उन सभी के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए 15 करोड़ का राज खंगालने की कोशिश में है। दिल्ली से आशीष भार्गव और मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और हर साल 15 अगस्त के दिन लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है, लेकिन इस बार कोरोना काल में किस तरह से ये समारोह अलग तरीके से होने वाला है, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 7:21 पर लाल किला पहुंचेंगे। तीनों सेनाओं के जवान PM को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर में करीब 22 जवान और अफसर होंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। कोरोना के चलते 4 लाइन में जवान होंगे। सभी जवान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे।
लाल किले पर वही जवान होंगे जिनके कोविड टेस्ट नेगेटिव आए हैं। सलामी देने वाले जवान एहतियातन क्वारंटीन किए गए हैं। लाल किले पर कार्यक्रम में इस साल स्कूली बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ एनसीसी के 500 छात्र होंगे और 6 फीट की दूरी पर रहेंगे। लाल किले पर इस साल सिर्फ 120 मेहमान होंगे। आपको बता दें कि हर साल 300 से 500 तक मेहमान यहाँ पर शामिल होते थे। पीएम के करीब जाकर फोटो लेने वाले का भी कोरोना टेस्ट होगा। सिर्फ एजेंसी और सरकारी मीडिया के कैमरे ही होंगे। सीमित संख्या में पत्रकारों के लिए पास जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री सुबह 7:30 बजे लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और उनका भाषण 45 मिनट से 1.5 घंटे तक हो सकता है। देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं, बड़े बड़े बांधों में ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी में डूब रहे एक बच्चे की जान किस तरह से बचाई गई आपको दिखाते हैं। पुलिस, बीएसएफ और स्थानीय लोगों की साझा कोशिश से बच्चे को बचाया गया। हाल के दिनों में लगातार बारिश की वजह से झेलम नदी पानी से लबालब है और कई जगह उसका उफान खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। और कोरोना वायरस ने मशहूर शायर राहत इंदौरी को भी हमसे छीन लिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद उनके कुछ यादगार शेर। पार के थपेड़ों ने उस पार कर। दिलचस्पी क्योंकि मेरी लिखने पढ़ने में शुरू से बचपन से रही थी, तो मेरी दिलचस्पी का सामान था। मशहूर शायर राहत इंदौरी नहीं रहे, वो कोरोना पॉजिटिव थे। इंदौर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो पीछे छोड़ गए हैं अपनी लाजवाब शायरी, जो कि सुनहरे पन्ने में दर्ज है। आपको सुनाते हैं ऐसी ही कुछ यादगार शायरी। रिफतुल्लाह कुरैशी के मजले बेटे ने ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। हालात ठीक नहीं थे, गुर्बत थी, तंग रास्ते थे, पर ख्वाब थे। पसीना था, मेहनत थी, लगन थी। उर्दू के कई अखबार रिसाले घर आया करते थे। बस यहीं से राहत कुरैशी का राहत इंदौरी करवट लेने लगा। मुझे बहुत सी जो चीजें बचपन की याद रही हैं, उनमें वो मकानात भी मुझे आज भी याद हैं कि जब मैं जमीन पर सोता था तो आसमान मेरी छप्पर से कहीं कहीं पेवन इसके नजर आते थे। तो मैंने ये इस तरीके की जिंदगी गुजारी थी अपने बचपन में। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर। दिलचस्पी क्योंकि मेरी लिखने पढ़ने में शुरू से बचपन से रही थी, तो मेरी दिलचस्पी का सामान था। तो मैं फिर चारों तरफ देखना ही मैंने बंद कर दिया। अलबत्ता मेरी जो पहला शौक था पेंटिंग का, वो मैंने जारी रखा था। पेंटिंग कमर्शियल करता था, मेरा बिजनेस बन चुका था उस जमाने में। असल में शायरी और पेंटिंग मैं समझता हूँ ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। किसी की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो मेरे अंदर भी वो दोनों एक साथ पल रहे थे और एक साथ परवरिश पा रहे थे। तो ये दोनों एक साथ पल रहे थे और ये दोनों बरसों तक साथ रहे और बड़ा समझौता रहा, बड़ा कॉम्बिनेशन रहा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे शायर ने ऐलान कर दिया कि मैं हूं, अकेला मैं हूं, और इस जिस्म पर, इस दिमाग पर, इस सोच पर सिर्फ मेरा हक है। हिंदुस्तान के जो टॉपर्स थे, बड़े शायर थे, वहां मैंने उनके बीच ये मुशायरा पढ़ा। उस जमाने में मेरे परिचय में, मेरे तारुफ में सिर्फ इतना कहा कि लीजिए सुनिए जनाबे राहत को। से पूछो क्या गदई मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। मुझे कोई ना पहचानता था ना जानता था, लेकिन मेरा शेर जरूर था मेरे पास, जो मैंने सुनाया और लोगों के दिलों में घर कर गया। लोगों ने पसंद किया और वहीं से फिर लोगों से मेरी सलाम दुआ हुई और धीरे 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 सफर शुरू हो। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।